दोस्तों, क्या आप एक्ट ऑफ कर्मा में यकीन करते हैं? आप में से कुछ का जवाब हाँ में हो सकता है, कुछ का जवाब न में। लेकिन हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपके विचार जरूर बदल जाएंगे। इस कहानी में मामा भांजी का पवित्र रिश्ता भी दागदार होता है और भरोसे का भी कत्ल होता है। इस कहानी में एक पल के लिए आपके दिल में विक्टिम के लिए रहम आएगा तो फिर अगले ही पल आप विक्टिम से ही नफरत करने लगेंगे। ऐसा क्यों? जानने के लिए कहानी में आखिर तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, ये मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। इस दिन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शरीर पर सफेद वस्त्र धारण किए हुए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। इसका नाम था अयग्री साई कृष्णा। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस के सामने अयग्री बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी क्रूगंती अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था, मगर बाद में पता चला कि वह अपने दोस्तों से नहीं मिली है और अब तक वह लापता है। पुलिस के सामने अयग्री साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सुरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अयग्री ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी। इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अयग्री के साथ ही बाहर गई थी। अप्सरा की मां पुलिस वाले की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले अयग्री ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अयग्री द्वारा बताए गए अनुमानित ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। अयग्री द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वाले को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अयग्री साई कृष्णा के साथ जाती हुई नजर आती है। अब पुलिस वाले अयग्री द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। इस इलाके के आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान निकालते हैं, मगर एक भी फुटेज में अयग्री अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नहीं नजर आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अयग्री द्वारा बताए गए लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अयग्री ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप नहीं किया है। जब कहीं से भी पुलिस वाले को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले एक बार फिर से अयग्री से ही पूछताछ शुरू करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अयग्री से पूछताछ की शुरुआत होती है तो पुलिस के सामने वो हड़बड़ा सा जाता है और अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अयग्री ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब अयग्री अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वाले को इस पर शक होना शुरू हो जाता है और अब अयग्री से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है। जैसे जैसे पुलिस वाले की पूछताछ आगे बढ़ती है, अयग्री पुलिस वाले को नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो अयग्री सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब अयग्री मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। अयग्री पुलिस वाले को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वाले के सामने अयग्री बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को अपनी कार में बैठाता है। फिर वो उसे शमशाबाद के बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अयग्री अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार अयग्री अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचल कर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अयग्री को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है। इसलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटता है और फिर उसे कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इसी तलाश में वो एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश में लग जाता है, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती है।
इसके अलावा उसे पकड़े जाने की भी डर सताने लगता है। इसलिए अब वो लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में ही रखकर वो उसे कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वो पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मेन हॉल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अयगरी अपनी कार को इसी मेन हॉल के पास लेकर आता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मेन हॉल में डालकर इसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश तक न पहुंच पाए, इसलिए अयगरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मेन हॉल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डलवाने के बावजूद अगले दिन अयगरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मेन हॉल से बाहर आ रही है। इसलिए वो फिर से मिट्टी हटाकर पहले मेन हॉल के ऊपर अच्छे से सीमेंट की प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अब अयगरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है, अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अयगरी ही लेकर बाहर गया है। ऐसे में वो पुलिस से शिकायत कर सकती थी, इसलिए किसी को शक न हो, इसलिए अयगरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देता है। मगर उसकी ये चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। जब पुलिस वाले अयगरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अयगरी कुछ और चौंका देने वाला खुलासा करता है। अयगरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अयगरी पिछले काफी समय से एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। और फिर एक दिन पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अयगरी पर दबाव बनाने लगती है कि अब ऐसे ही नहीं चलेगा, बल्कि जितना जल्दी हो तो मुझसे शादी कर लो। मगर अयगरी के सामने समस्या ये थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वो लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता रहता था। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। चूंकि अप्सरा और अयगरी का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए अप्सरा के लाख जिद करने के बाद अयगरी शादी के लिए मना कर देता है। इस बीच अयगरी के समझाने पर अप्सरा अपना अबॉर्शन करवा लेती है। अबॉर्शन के बाद भी वो लगातार अयगरी पर शादी का दबाव बनाती रहती है। इसी के बाद अयगरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चाह कर भी उससे शादी नहीं कर सकता है, मगर यहाँ भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है। अयगरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती है तो वो बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वो लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मरने का यकीन नहीं हो जाता है। इस खुलासे के बाद अयगरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस की जांच में अयगरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू किल ह्यूमन बींग्स। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एक मामा भांजे के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती है और आसपास के राज्यों के अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। अब ये खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़े एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब ये खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है तो वो मीडिया वाले के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल वो बताती है कि अयगरी ने जिस लड़की अप्सरा की हत्या की है वो उसकी बहू है और इस बहू के चलते इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा के साथ हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां के अरुणा भी अपनी बेटी के यहाँ ही रहने चली आती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर उनके बेटे कार्तिक के पैसे पर ऐश करना शुरू कर देती है। ये लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करने का दबाव बनाने लगती है। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसे से हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है। ये बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सासू माँ बेतहासा पैसा खर्च करने लगती है तो कार्तिक की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और वो अपनी सासू माँ और बीवी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन लेता है।
कार्तिक की मां के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का ये पैसा भी खर्च कर देते हैं। इसके बाद भी ये लोग कार्तिक पर ज्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो अब पैसे देने से मना कर देता है। कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा की मां के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में उसे काफी ताने सुनने को मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक अपने हाथों से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जब कार्तिक के मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी मां को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसे लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चली आती है। कोई इन दोनों से संपर्क न कर पाए, इसलिए दोनों अपना पुराना सिम बंद करवा कर नया नंबर ले लेते हैं। अब यहीं हैदराबाद में रहते हुए अयगरी और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ती है और फिर ये नजदीकी बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर खत्म होती है। और जब अप्सरा और उसकी मां पर फर्जी दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़की की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाला अयगरी सई कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। दोस्तों, लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।